वो सिर्फ एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा। और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अभी से अगर आपको एक सीट पक्का करना है आपको ना, तो एनसीईआरटी फोकस कीजिए, ठीक है। जो एनसीईआरटी पढ़ लेगा ना, सिलेक्शन उनका होना तय है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स जो है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका लर्निंग प्लानर पर। मैं हूं लोकेश। और दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ये जो नोटिफिकेशन था बीएसएससी इंटर लेवल, जो सेकेंड इंटर लेवल एग्ज़ाम का 10+2 का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है, आ गया है। लगभग 9 साल के गैप के बाद, क्योंकि जो पहला बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम था ना, उसका नोटिफिकेशन आया था 2014 में, और उसका फाइनल 2020-21 में कराया गया, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कितना साल का डिवीजन बीच में लगा। 20-21 क्या, ये आप समझिए कि 22 में उसका लास्ट फाइनल, मतलब उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछले बार जैसे कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे, उम्मीद करते हैं इस बार उस तरीके से ना हो और हमें कुछ ज़्यादा बेहतर इसमें देखने को मिले। सारा जो भी कंडीशंस हैं वो चेंज हो। और ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो में नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि ओवरऑल जानकारी मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट को हो गया होगा इसमें कि नोटिफिकेशन में कितने सीट हैं। आपके सामने मैंने सीट भी लिख दिया है, लगभग 11,098 सीट टोटल इसमें दिया गया है। और कितने इसमें टाइपिंग पोस्ट हैं, कितने नॉन टाइपिंग पोस्ट है, आपको मैं यहाँ पे उसका एक नोटिफिकेशन जो निकला है दिखा दे रहा हूँ। और उस पर ज़्यादा डिस्कशन का भी कोई मतलब नहीं है। मेन हमें फोकस करना है कि हम अपना एक सीट पक्का कैसे करें। देखिए, अभी आप YouTube पे देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। आप जिनको भी फॉलो करते हैं, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में ना हम स्पेशली हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे आपकी, ठीक है। और साथ ही जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, साथ ही अभी कल ही की पेपर में दिया गया था एग्ज़ाम डेट भी, इसका लास्ट दिसंबर या जनवरी के आसपास में उम्मीद है कि करवाया जा सकता है एग्ज़ाम। लेकिन फिर भी एक मान के चलते हैं कि फिलहाल तो हमारे पास अभी प्री है। प्री होने में 3 से 4 महीने का मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 4 महीने। तो अभी अगर सितंबर है तो ये मान के चलिए कि आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट या फिर जनवरी में लास्टली आपका एग्ज़ाम प्री का हो जाना चाहिए। तो इस अनुसार अगर आप देखेंगे ना, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 3 से 4 महीने का टाइम है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिखाते हैं, ठीक है। उसमें क्या सिलेबस है, क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, और हम कैसे एक सीट पक्का करेंगे, कैसे हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, इस विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके सामने इसका नोटिफिकेशन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग प्लानर के नाम से, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको। ये वहाँ पे जो इसका जो पीडीएफ है वो वहाँ पे आपको डाल दिया जाएगा आपके लिए। तो देखिए, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके जो पोस्ट हैं आपने पढ़ रखा होगा, अभी तक देख भी लिया होगा कि इसमें सबसे अधिक पोस्ट किस में है। तो सबसे अधिक जो पोस्ट है ना, वो आपका ये जो राजस्व कर्मचारी है। अब मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, 1 मिनट। हाँ, ये जो राजस्व कर्मचारी है ना, इसका सबसे अधिक पोस्ट है। और ये पंचायत सचिव है, और इसमें सबसे अधिक पोस्ट है। अगर आप टोटल पोस्ट की संख्या देखेंगे ना, तो लगभग राजस्व कर्मचारी में 3560 अप्रॉक्स, और इसमें भी 3500, नहीं टोटल मिलाकर के ना आप देखेंगे ना, तो लगभग 7000 से ज़्यादा पोस्ट तो सिर्फ इसी में है। मतलब राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, जो भी ज़्यादा अगर कंपटीशन होगा ना, वो नॉन टाइपिंग पोस्ट में ही होने वाला है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक कहीं भी कंप्यूटर के क्लासेस या फिर टाइपिंग क्लासेस नहीं शुरू किया ना, तो वो आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें सबसे कम जो कंपटीशन होगा ना, मतलब कंपटीशन ऐसा नहीं है कि कम होगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा नॉन टाइपिंग के अलावा, ठीक है। वो टाइपिंग वाले में कम कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि हिंदी ही ज़्यादा आप टाइपिंग करें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बिहार में ज़्यादा इंग्लिश का कोई ये नहीं है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप हिंदी की टाइपिंग ही शुरू कर दें। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें, और कैसे हम अपना एक सीट कंफर्म करें इस एग्ज़ाम का, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हमारा, हम इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो होगा, जो भी एग्ज़ाम होगा, वो वस्तुनिष्ठ टाइप का जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूछे जाएंगे, जिसमें से हमारा पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सामान्य अध्ययन, जिसे हम जीएस के नाम से जानते हैं। और जीएस कितने का नंबर का होगा,
वो 50 नंबर का होगा। दूसरा जो है वो है सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल जो आपका ये होता है जनरल साइंस और ये मैथमेटिक्स, ये दोनों मिला के भी हमारे 50 नंबर का होगा। साथ ही जो तीसरा जो सेक्शन होगा वो होगा मानसिक क्षमता जांच, यानी कि रीजनिंग मेंटल एबिलिटी होगा, इसके भी टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए बिल्कुल इसका सेम सिलेबस है जो बिहार सचिवालय, यानी जो बिहार जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बिहार सीजीएल का जो था ना सिलेबस, वो दोनों सेम सिलेबस है। और मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चंस में के जो स्टैंडर्ड हैं उसमें ज़्यादा कोई फर्क रहने वाला है। देखिए क्योंकि हम लोगों ने भी अभी, मैंने खुद बीएसएससी जो सीजीएल 3 था उसका मेंस दिया है, अभी तो खैर उसका रिजल्ट पेंडिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि उसका सिलेबस और ये जो इंटर लेवल सिलेबस है दोनों बिल्कुल सेम है और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो इसका स्टैंडर्ड रहेगा ना एग्जाम का, जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड रहेगा ना, वो भी कहीं से भी कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस 150 में से आपका, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है कि 150 में से आपके लगभग 75 से 80 नंबर, यानी आपका जो 50 नंबर तो प्योर रीजनिंग हो गए, और इस 50 में से 25 नंबर लगभग मैथ्स के हो जाते हैं। 75 नंबर ऐसे होते हैं जो आप मैथ और रीजनिंग में कर सकते हैं, यानी कि इसका जो 50% है ना वो आपका मैथ रीजनिंग है। और इतना जान लीजिए कि मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% स्कोरिंग वाला होता है। हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन जानते हैं तो वो बिल्कुल सटीक आप बना के आएंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं, अगर डाउट है तो फिर उसको आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तुक्का मारने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपके 1/4 जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के बराबर आपका जो मार्क्स है वो कट जाएगा, एंड 25% आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना है। तो मेरा मानना है कि 75, हालांकि अभी तो मैंने जो बीएसएससी सीजीएल 3 का दिया था मेंस, उसमें लगभग 80 के आसपास क्वेश्चंस थे मैथ रीजनिंग के। तो यही रेंज रहता है मैथ्स रीजनिंग का, 75 से 80 क्वेश्चन आपके रखते हैं। ठीक है, यानी 50% जो एग्जाम का क्वेश्चन है ना वो आपके मैथ रीजनिंग से आता है। तो अभी से आप लग जाइए कि मैथ रीजनिंग को हमें कैसे बढ़िया करना है। ठीक है, रेस्ट जो बचा ना वो हमारा बच जाता है। अब मैं थोड़ा सा और उसको ऊपर कर लूँ। अब जो रेस्ट बच जाता है ना वो होता है 75 मार्क्स के टोटल जीएस और साइंस, यानी कि सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान, यानी जनरल साइंस और जनरल स्टडीज। इस दोनों के क्वेश्चन मिलाकर के टोटल 75 मार्क्स आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे इसके सारा सिलेबस के बारे में दिया गया है कि सामान्य अध्ययन के कौन में क्या क्या पूछा जाएगा आपका। इसमें समसामयिक विषय भी होंगे जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं, भारत एवं उसके पड़ोसी देश हो जाएंगे। इसी में आपका पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, साथ ही साथ भूगोल जो भी है, मतलब सारा, मतलब जितना जीएस है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स साइंस तो हो ही गया, सिविक्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। साथ ही देखिए इसमें जो पंचायती राज है इसमें अलग से आपको पढ़ना है, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सारा, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सारे सब्जेक्ट आपको, मतलब चैप्टर्स है ना वो, मतलब पार्टिकुलरली दे दिया गया है आपके सिलेबस में। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके लिए हम पढ़ें क्या, क्योंकि देखिए हमें एक चीज़ फोकस करना है अभी, क्योंकि अभी हमारा जो प्री होगा ना, प्री में 5 टाइम्स, प्री में 5 गुना लोगों को लिया जाएगा। तो अभी आप जोड़ लीजिए कि अभी सीट कितना हमारे पास है, तो लगभग 11,000, हम 11,098 को छोड़ देते हैं, 11,000 मान के चलते हैं, तो 5 गुना कितने हो जाएंगे, यानी हमें 55,000 लड़कों में फिलहाल अभी अपने आप को लेना है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अभी हम जो फर्स्ट 55,000 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन मेंस के लिए होना है, हमें उसके अंदर आना है। बस आपको ये टारगेट लेके चलना है फिलहाल अभी। ठीक है, क्योंकि देखिए मेंस और प्री का जो सिलेबस है ना कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है। सिर्फ उसमें मेंस में क्या है कि सिर्फ एक हिंदी का सब्जेक्ट होता है, वो एक अलग आपका सब्जेक्ट जुड़ जाता है, तो हिंदी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। आप थोड़ा सा भी अगर 2-4 दिन में पढ़ लीजिए, अगर हिंदी थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ भी रखा है तो वो वहाँ पर आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे भी उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आता है, 30% आपको मार्क्स आना होता है। तो जो मेन चीज़ है ना वो आपका यही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सिलेबस दिया गया है ना, यही सेम सिलेबस रहने वाला मेंस में भी। तो मतलब जो स्टूडेंट अभी से अगर रगड़ करके इसको पढ़ लेगा, क्योंकि अभी से ही लगना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि अब आ गया तो फिर फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं। क्योंकि जो ये गलती करेगा
ठीक है, वो समझिए कि उसका वो एग्ज़ाम मतलब रेस से बाहर है। तो आपको रेस में आने के लिए ना सबसे पहले अपना स्ट्रेटजी बनाना होगा। और अगर आप कहेंगे कि सर कैसे पढ़ें, हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्योंकि अब मुझे भी काम की वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए स्पेशली, देखिए हम आपके लिए स्पेशली एनसीईआरटी की, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड, चूंकि देखिए हम एनसीईआरटी क्यों बता रहे हैं आपको, ठीक है, ठीक है, आप पढ़ते होंगे लूसेंट से, अच्छी बात है, आप पढ़ते होंगे घटना चक्र से, अच्छी बात है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाते होंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आप आज का सब्जेक्ट, आप अगर आप आज का एग्जाम्स देखेंगे ना, जैसे अभी बीपीएससी का हुआ था असिस्टेंट का, मेंस का, वो भी मैंने दिया था, साथ ही अभी जो बीपीएससी का जो टीचर एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन उठा के देखिए, साथ ही साथ जो बीएसएससी जो सीजीएल 3 का जो मेंस का पेपर हुआ था, आप उसका क्वेश्चन उठा के, खैर उसका तो क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है नहीं क्योंकि उसका क्वेश्चन तो जमा कर लिया गया था, तो उस सारे एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब उसमें जीएस और स्पेशली साइंस के लगभग लगभग 25 से 30% क्वेश्चंस ऐसे थे, ठीक है, जो एनसीईआरटी बेस्ड थे, मतलब एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठा के पूछा गया था। अगर आप उसको सोचिएगा कि लूसेंट में हम अगर मिल जाए वो क्वेश्चन मुझे लुकराउंड में मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, वो मिल ही नहीं सकता आपको, नहीं वो घटना चक्र में है, वो सिर्फ एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगा। और इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अभी से अगर आपको एक सीट पक्का करना है आपको ना, तो एनसीईआरटी फोकस कीजिए, ठीक है। जो एनसीईआरटी पढ़ लेगा ना, सिलेक्शन उनका होना तय है। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग जो 75% होना है, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि देखिए अगर जो मैथ रीजनिंग है ना, इसके लिए तो ज़्यादा बात ही नहीं करना है। मैथ रीजनिंग जो बढ़िया तरीके से पढ़ लेगा, जो अच्छे से बिल्कुल जितना भी, देखिए मैथ्स में क्या है, सिंपल अर्थमेटिक पूछता है, ठीक है। अगर आप अर्थमेटिक, लाभ हानि, परसेंटेज, और जो रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है, ठीक है, टाइम इन वर्क है, मेंसुरेशन के जितने चैप्टर्स हैं, 2D चाहे 3D हो गया, ठीक है, इस सारे का क्वेश्चन अगर आप एक बार बना लिए ना, तो मैथ्स नहीं छूटने वाला है भी, ठीक है। प्लस में जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, प्लस में रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं अगर आप पढ़ लिए तो मतलब 75 अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ रीजनिंग में, तो आप ऑन एन एवरेज कम से कम 72 प्लस, तो आप कम से कम अगर 75 आ रहा है क्वेश्चन, तो 72 तो आप आराम से बना करके आएंगे, ठीक है। अगर 72 नहीं है तो कम से कम 70 तो जरूर सही करके आएंगे, ठीक है। तो इसमें श्योर शॉट होता है कि कम से कम आप इतना नंबर ला सकते हैं। लेकिन जीएस का कोई अगर देखा जाए ना, खासकर बीएसएससी में कोई माँ बाप नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे हम लोगों का बीएसएससी 3 जो सीजीएल 3 था, इसमें साइंस के क्वेश्चंस बहुत मतलब बहुत ही डीप और बहुत टफ पूछे गए थे, ठीक है, जो आसानी से नहीं बनते आपसे, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम ये फोकस क्यों कर रहे हैं एनसीईआरटी, क्योंकि हमने देखा है जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम वहां देखे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फोकस करने की एनसीईआरटी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अभी आप अगर चाहेंगे कि हम एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर लूसेंट भी पढ़ लें, फिर हम घटना चक्र भी लगा लें, तो याद रखिए इतना समय किसी के पास नहीं। हमको पता है, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी अभी ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमको भी पता है कि भाई एक स्टूडेंट के पास कितना टाइम मिल पाता है। वो हिस्ट्री पढ़ेगा, फिर वो ज्योग्राफी पढ़ेगा, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, फिर इकोनॉमिक्स पढ़, कितने सब्जेक्ट पढ़ेगा, करंट अलग है, ठीक है, फिर मैथ्स का सब्जेक्ट, मैथ के कितने चैप्टर्स अलग हैं, फिर बिहार का भी कुछ कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे लिखा है जो बिहार का जो संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है इसमें। फिर जो जो स्टैटिक पोर्शन है जीके में वो पढ़ना है, जो स्टेट और उसका राजधानी है, जो देश का राजधानी है, उसका मुद्रा है, वो सारा पढ़ना है आपको। तो उसके लिए टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ रीजनिंग आपको कर लेना है खुद से, ठीक है, या फिर कहाँ जो भी अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप वहां से उनसे पढ़ लीजिए मैथ रीजनिंग। लेकिन जो ये जीएस, ठीक है ना, जीएस और जो जीएस मतलब जो जनरल स्टडीज है और जनरल साइंस है ना, उसका मैं टोटल एमसीक्यू, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए फ्री अवेलेबल कराऊंगा। मेरी ये कोशिश है कि आपके लिए मैं कम से कम एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी एनसीईआरटी कितने से, क्लास 6 से लेकर के कम से कम क्लास 10th, क्योंकि 11 12 थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, आपको उतना डीप या अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। आपने फोकस करना है कि कम से कम 6 to 10 मेरा पूरा कवर हो। 6 to 10 में क्या, हिस्ट्री का पूरा 6 to 10, ठीक है, पूरा साइंस 6 to 10, पूरा जितना भी ज्योग्राफी का बुक है पूरा 6 to 10,
पॉलिटिकल साइंस 6 to 10, इकोनॉमिक्स 6 to 10। आपको ये सारे क्वेश्चंस मतलब जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं बिल्कुल पढ़ जाना होगा, बना जाना होगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए फाइनल। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि एनसीईआरटी आज के डेट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में हमने शॉर्ट में बहुत कुछ बताने की कोशिश करी, और बस इसी बात पे फोकस रखिए आप कि आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका जो एग्ज़ाम है ना वो क्लियर करवाएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं फिलहाल। मैं एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो, अगर आप कहेंगे तो एक अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो में बना करके आपके लिए एक डाल दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उसमें हम आपकी कितनी मदद कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अपना टाइम निकाल करके हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, जो बेस्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक हैं सारे सब्जेक्ट के, मतलब मैथ रीजनिंग को छोड़ करके बाकी जितना हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, साइंस में जो तीनों हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, इन सब के इन सब के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक से या फिर उसके बुक से उठा के मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेस्ट मतलब एक पूरा कोर्स की तरह तैयार करके मैं आपको फ्री में बिल्कुल अवेलेबल कराऊं यूट्यूब पे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स जो है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने हिंट दे दिया कि आपको पढ़ना क्या है। और एनसीईआरटी आपको, अगर आप चाहेंगे कि हम मार्केट से बुक उठा करके हर एक सब्जेक्ट का और हर एक इस क्लास का 6 का अलग, 7th का अलग, 8, 9, 10th का अलग अलग, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप लिख के ले लीजिए। आप अगर आपको 6 महीने में दे दिया जाए ना तो आप, या फिर मैं खुद 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो हम आपकी बात क्या करें। इसलिए मैंने कोशिश किया है, और मैं अपना जो भी क्वेश्चन बैंक है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। और इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर सब्सक्राइब करके यहाँ से जुड़ जाएं। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको और भी ऐसा कुछ लगता है कि सर मुझे इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में कोई कमी है, या फिर चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट पे सर मुझे कुछ गाइड कर दीजिए, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कर सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमें भी कुछ थोड़ा मोटिवेशंस मिल सके, क्योंकि देखिए अभी हमने शुरू किया है। ठीक है, अपना जो भी यूट्यूब पे जर्नी है पढ़ाने का, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट कंटेंट दूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।